हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स की दिसंबर 2023 में जो यानी इसी ईयर जो यूजीसी नेट का दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उसके लिए फ्री बैचेस कंडक्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। यूनिट 1 से लेकर 10 तक डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ नोट्स दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में दोनों पेपर्स के, पेपर 1 के जो जनरल पेपर है सभी के लिए और पेपर 2 जो कॉमर्स सब्जेक्ट का है उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे आपके रिवीजन के लिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यूजीसी नेट दिसंबर 2023। इसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे अब हमारे अप्रॉक्स 60 के नियर हमारे फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं। अब यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। अल्टरनेट डेज क्लास चलती है, एक दिन पेपर 1 की चलती है, एक दिन पेपर 2 कॉमर्स की चल रही है। पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस काफ़ी पहले से स्टार्ट हुई हैं, ऑलमोस्ट हमारी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट होने को है। कल उसकी क्लास ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है। पेपर 1 की आज हमारा सेशन है। आज हम पेपर 1 की अपनी जर्नी को, सिलेबस की को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे आप यूट्यूब चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो उसको। पेपर 1 में हमने हमारा जो सिलेबस स्टार्ट किया उसमें से हम जो हमारी फर्स्ट लाइन है टीचिंग यूनिट 1 की वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अच्छे से समझ लिया टीचिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स हो गए, लेवल्स ऑफ टीचिंग, तीनों लेवल्स हमने मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल कर लिया है। आगे हमने क्या टीचिंग की करैक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको भी डिटेल में कर लिया है। सेकेंड लाइन में लर्नर की करैक्टरिस्टिक्स में एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स की क्या करैक्टरिस्टिक है एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव के बेसिस पे। और आज हम जो अपना टॉपिक करने जा रहे हैं आगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिना लेट किए हुए आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल को भी और टेलीग्राम पे भी, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। सो आज का सेशन, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो ये हम सब ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो हमने करना है यहाँ से स्टार्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, ठीक है। सो लेट्स बिगिन अवर क्लास टुडे। देखो, जो हमने प्रीवियस सेशंस मैंने कंडक्ट किए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लर्नर्स है ना वो एडोलेसेंट भी होते हैं, एडल्ट लर्नर्स भी होते हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। यानी जो लर्नर्स है ना करैक्टरिस्टिक्स तो अब हमने उनकी डिटेल में कर ली। अब जैसे एडोलेसेंट लर्नर है, जैसे एडल्ट लर्नर है, अब ये 2 डिफरेंट पर्सन है, इनकी पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स अलग है, इनके जो ट्रेड्स हैं वो अलग है। सो इन्हीं ट्रेड्स के बेसिस पे जो लर्नर्स होते हैं ना उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही होते हैं। अब हम उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, जो अगर मैं उन दोनों को ही उठाऊं, एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर, अब जो इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना वो उनके लर्निंग एक्सपीरियंस और जो उन्होंने सीखा है, यानी जो उन्होंने लर्न किया, जो उसकी आउटकम निकलेगी उस पर इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस डालेंगे ही डालेंगे। इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना ये अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे होते हैं। जैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, सोचने का तरीका एडल्ट का अलग होगा, एडोलेसेंट का अलग होगा, उनके सीखने के स्टाइल्स अलग अलग होंगे। एडल्ट लर्नर ज़्यादा रिफ्लेक्टिव लेवल पे काम करेगा, एडोलेसेंट कई बार रोट मेमोराइजेशन यानी फर्स्ट मेमोरी लेवल को प्रेफर करेगा। वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। हर बंदे का जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है, जिस वो बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो डिफरेंट होता है। वो चीज़ उसके पढ़ने के, सीखने के, लर्निंग एक्सपीरियंस पे इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। और इसमें आप ये भी कह सकते हो कि उनकी अपनी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं वो भी अलग हैं। अडल्ट को क्या पता क्या स्ट्रेटेजी चाहिए उसको पढ़ने के लिए, वो कौन सी स्ट्रेटेजी प्रेफर करेगा, एडोलेसेंट अपनी स्ट्रेटेजी प्रेफर करेगा। सो उनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो जाती है। कुछ मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम स्टडी करेंगे जो पेपर में बहुत बार आए हैं, उनके अंदर डीप जाके जो टॉपिक पेपर में पूछे गए उनको भी स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है जो इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी जो सबसे पहला आता है वो आता है लर्निंग स्टाइल्स का। देखो, जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, उनकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं। यानी हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है कि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो उन्हें मिल रही है लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू उसको प्रोसेस करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे।
यानी हम एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते कि हर बंदा सेम पैटर्न को फॉलो करके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और उसको ऑर्गेनाइज करेगा। हर बंदे का अपना पैटर्न है, वो डिफरेंस है उनकी प्रेफरेंस में, वो अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं उनकी। कई लर्नर्स क्या करते हैं, उनको विजुअल लर्निंग पसंद है, देखकर सीखना ज़्यादा पसंद है, यानी वो बाय आईज जितना देखेंगे उनको अच्छा लगेगा। बाकी कई लर्नर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऑडिटरी या किनेस्थेटिक लर्निंग पसंद है, वो सुन के उनको ज़्यादा अच्छा समझ आता है। दो डिफरेंसेस आ गए, दो डिफरेंट प्रेफरेंसेस आ गई। एक लर्नर ऐसा है जिसे देख के ज़्यादा समझ आता है, दूसरा ऐसा है जिसे सुन के ज़्यादा समझ आता है, वो विजुअल है, वो ऑडिटरी है। सो इस तरीके के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो अगर आपके टीचर, एजुकेटर या फैसिलिटेटर ने इफेक्टिव टीचिंग करनी है तो उसे इन लर्निंग स्टाइल्स को सीखना पड़ेगा, इनको कंसीडर करना पड़ेगा, और उसे ना जो उसने इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस यूज करनी है, वो जो उसकी वैरायटी है उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि जो हर बंदे की, हर इंडिविजुअल की प्रेफरेंस को अकोमोडेट किया जा सके। यानी अगर एक टीचर ने इफेक्टिव टीचिंग करनी है, हर स्टूडेंट अलग तरीके से प्रेफर करेगा, हर बंदे की प्रेफरेंस को अगर अकोमोडेट करना है तो टीचर के पास डिफरेंट उसे जो उसकी इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस है ना वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, उसकी वैरायटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ ना स्टेटमेंट्स हैं टीचिंग के रिगार्डिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला उन्होंने क्या कहा, जो टीचर है ना उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोड मेथड। रोड मेथड मतलब रट्टा लगाना, यानी टीचर को ये पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि आप रोड मेथड से लर्निंग को शिफ्ट किया है। यानी अब लर्निंग अकेली रोड मेथड पे सीमित नहीं है, मतलब अकेले आपने इंफॉर्मेशन को रिकॉल और याद नहीं रखना, उसको समझना है, उसका कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करनी है। अब जो ये स्टेटमेंट है ना, जो टीचर शुड एंश्योर दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोड मेथड, ये ना असर्शन रीजन की फॉर्म में आई थी, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। अब जो ये स्टेटमेंट है ना, ये इम्फसाइज करती है किसकी इंपॉर्टेंस को, ये करती है कि एक एक्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस है ना उसे प्रमोट किया जाना चाहिए। यानी लर्निंग पैसिव नहीं होनी चाहिए, लर्निंग एक्टिव बनाओ, बट लर्नर को रट्टे नहीं लगाने, उसको समझाओ, वो एक्टिवली रिस्पॉन्स करे, उसके जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना उनको मीनिंगफुल बनाओ। सो ये एक आपको एक रोड मेथड से शिफ्ट होने की जो इंपॉर्टेंस है ना उसको ये स्टेटमेंट हाईलाइट करती है। अब इस स्टेटमेंट में वो कहते हैं अगर आप मेमोराइजेशन और रेपिटेशन जो बच्चे करते हैं ना उसको अवॉइड किया जा सके, बच्चे को याद मत कराओ, उसको रिपीट मत कराओ, उसको समझाओ। अगर उसके दिमाग में फिट बैठ गया, अगर उसको अच्छे से समझ आ गया तो डैम श्योर उसका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट थी अ टीचर शुड कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नॉलेज अकेली यानी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है अकेले स्कूल्स की फोर वॉल्स के अंदर तक लिमिटेड नहीं होते, उसको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर टीचर ने इफेक्टिव टीचिंग करनी है। अब जो ये स्टेटमेंट है ना ये हाईलाइट करती है कि जो आपका क्लासरूम लर्निंग है जब आप उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के साथ रिलेट करते हो उसकी क्या इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। देखो जो टीचर क्लासरूम लर्निंग को जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, जो सॉल्यूशंस उनके प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जब इन शॉर्ट जो आपने क्लास में सिखाया जब उसको रियल लाइफ वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई किया जाता है, यानी जब उसको रिलेट किया जाता है, तब असल में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। इससे क्या होगा, इससे रेलेवेंट बन जाएगा और एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स की लाइफ बियॉन्ड द स्कूल एनवायरनमेंट। यानी ये चीज़ें जो स्टूडेंट लर्नर सीख रहे हैं वो इन चीज़ों को रेलेवेंट मानेंगे, उनको वो अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, स्कूल्स के बियॉन्ड जाके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में उनको अप्लाई करेंगे। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकेंड आता है हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटीज। देखो जो लर्नर्स हैं हर बंदा अलग है, हर की अपनी प्रेफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफरेंट है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी डिफरेंट होगी। जैसे मेमोरी अटेंशन, किसी बंदे की मेमोरी शार्प होती है, किसी की नहीं इतनी शार्प होती, क्या मेमोरी अटेंशन है वो डिफरेंट है। हर बंदे की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डिफरेंट है, कोई 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, कोई ज़्यादा टाइम लेगा सॉल्व करने में। रीजनिंग स्किल्स, कितना सॉलिड रीजन प्रोवाइड किया जा रहा है एक कॉन्सेप्ट के लिए, वो भी हर बंदे में अलग है। सो इन चीज़ों को ना रिकॉग्नाइज करना एजुकेटर के लिए बहुत ज़रूरी है
क्योंकि ये उन्हें जब वो एक इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट और स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे ना, वो किस प्रकार की यूज़ करनी है, यानी वो कि अप्रोप्रिएट रहे लर्नर्स के लिए, बड़ा हेल्प करेगा एजुकेटर्स को, ताकि जो वो जितने भी उनके इंडिविजुअल लर्नर्स हैं उनकी नीड्स को अच्छे से वो एड्रेस कर पाएंगे ईजिली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सो इवन जो हर बंदे के अपने मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं ना, वो अलग होंगे। माइट भी किसी एक बंदे को एक चीज़ मोटिवेट करेगी, दूसरे को वो ना करे। सो ये डिफरेंसेस होते हैं। अब जो लर्नर्स है ना, जो उनके मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं ना, वो बड़े डाइवर्स हैं। हर बंदे को अलग चीज़ मोटिवेट करती है। अगर कोई चीज़ एक बंदे को मोटिवेट कर रही है, माइट भी वो दूसरे तीसरे को नहीं मोटिवेट करेगी। अब मोटिवेशनल फैक्टर्स एक ऐसी चीज़ है जो उनको ड्राइव करते हैं कि वो अपने आप को इंगेज रखें और परसिस्टेंटली रहें अपनी लर्निंग में। बिना मोटिवेशन के देखो कोई भी काम नहीं करता आजकल। प्रेजेंट के टाइम पे अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है, अगर होप है तो लाइफ है, अगर आपके पास मोटिवेशन ही नहीं है, यानी कोई होप ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। सो स्टूडेंट्स के जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, जो लर्नर्स के मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, वो उनको हेल्प करते हैं, वो इंगेज रखें अपने आप को परसिस्टेंट वे में लर्निंग के टाइम पे। यानी कुछ लर्नर्स इंट्रिंसिकली मोटिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंट्रिंसिक मतलब उनके अंदर से वो मोटिवेशन आती है, जैसे वो नॉलेज और एक्वायर करना चाहते हैं, उन्हें मज़ा आता है लर्न करने में। यानी कई लर्नर्स ऐसे होते हैं उनको अच्छा लगता है कि वो कुछ और लर्न कर रहे हैं, ये इंट्रिंसिक होता है। अब कुछ लर्नर्स एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, यानी उन्हें एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और इंटेंसिव इंकरेज करते हैं कि वो लर्न करें। सो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब लर्नर्स की मोटिवेशन को समझना एजुकेटर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है। अगर उनको ये चीज़ समझ आ गई कि लर्नर इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो रहे हैं, एक्सट्रिंसिकली हो रहे हैं, हर एक लर्नर यानी कैसे मोटिवेट हो रहा है, तो वो उनके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे, जो लर्नर्स की इंगेजमेंट और अचीवमेंट दोनों को इनहैंस करेगा साइड बाय साइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। इनको हर बंदे का एक अपना कल्चरल बैकग्राउंड है, हर बंदे की एक अपना लिंग्विस्टिक यानी उसकी लैंग्वेज अलग है। यानी जो लर्नर्स है ना, वो अलग अलग डाइवर्स कल्चर और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं। अब जो कल्चरल फैक्टर्स हैं उसमें लर्नर की वैल्यूज भी आ जाएंगी। क्या उसके पास वैल्यूज हैं जो उसने अपने कल्चर से इनहेरेंट की हैं, उसके बिलीव्स कैसे हैं, उसके बोलने का तरीका, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, और उसकी लर्निंग की अप्रोच कैसे है, वो किस तरीके से सीखता है। अब जो एजुकेटर्स है ना, उनको इन चीज़ों के बड़ा ध्यान देना पड़ता है, उन्हें सेंसिटिव रहना पड़ेगा कल्चरल डाइवर्सिटी को लेके। अगर वो कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब जो डिफरेंसेस कल्चर प्रोवाइड कर रहा है हर लर्नर में, अगर इसके लिए आप सेंसिटिव नहीं है आपका एजुकेटर, यानी आप इसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप इसके रिलेटेड सेंसिटिव रहो, अच्छे से इंफॉर्मेशन मतलब गैदर करो और सब कुछ अच्छे से समझे एजुकेटर, तो ये एक लर्निंग इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसमें रिस्पेक्ट जो डिफरेंट कल्चर पर्सपेक्टिव्स है उसको मिलेगी, यानी वो एम्ब्रेस करेगा डिफरेंट कल्चर पर्सपेक्टिव्स को। ठीक है, समझ आ गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें वैल्यूज के रिलेटेड। पहले लाइन समझो, वो क्या कह रहे हैं, वैल्यूज आर एन एंड्योरिंग बिलीफ अबाउट द वे थिंग्स शुड बी डन और अबाउट द एंड्स वी डिजायर। देखो जो वैल्यूज है ना, एक ऐसी जो ये बिलीव है, ये मतलब ये एक ऐसी बिलीव है जो आपको ये बताती है कि किस तरीके से चीजें होंगी या किस तरीके से उनको किया जाएगा, और क्या एंड में आप इच्छा रखते हो, ये सब कुछ वैल्यूज बताएंगी। अब वैल्यूज क्या होती हैं, देखो जो वैल्यूज है ना, ये बहुत हर बंदा जो डीपली हेल्ड बिलीव्स है ना उसकी ये वो है, यानी उसके हार्ट में उसके माइंड में ये चीज़ सेट है, ये उसकी वैल्यू है। ये डीपली हेल्ड बिलीव्स होती हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करेंगे, उनके डिसीजंस पे इम्पैक्ट डालेंगे, उनके एटीट्यूड्स को शेप करेंगे। ओके, अब ये ऐसी चीज़ है जो रिप्रेजेंट करेगी कि आपने किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। यानी आप आपकी पर्सनल लाइफ में या सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में
क्या चीज़ डिज़ायरेबल है, क्या चीज़ नहीं डिज़ायरेबल, ये सब कुछ वैल्यूज़ बताती हैं आपको। समझ आ गया वैल्यूज़ क्या होती हैं। आगे एक और चीज़ आती है, देखो वो क्या कह रहे हैं, द वैल्यूज वी फॉर्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर सर्कमस्टांसेस, फैमिलीज, फ्रेंड्स, एज, जेंडर, इन्वायरमेंट, ट्रेडिशन एंड कल्चर। वो क्या कह रहे हैं, देखो आपके पास वैल्यूज तो हैं, वो आपके कल्चर ने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, बट वो इन्फ्लुएंस हुई कैसे हुई हैं, वो कैसे वैल्यूज बन गई आपके लिए। देखो जो वैल्यूज हर इंडिविजुअल के पास है ना, वो सर्कमस्टांसेस के कारण है, यानी हर एक सर्कमस्टांसेस उसको इन्फ्लुएंस करती है। फैमिली के कारण वैल्यूज होती है, फ्रेंड्स के कारण वैल्यूज होती है, एज के कारण होती हैं। एज आप एक साइकिल के थ्रू जाते हो, बिल्कुल चाइल्ड के बर्थ से लेके मैच्योरिटी तक, एडल्ट तक और उसकी डेथ तक डिफरेंट वैल्यूज हर एज फैक्ट, मतलब जितनी एज का मतलब चल रही है वो इम्पैक्ट डालेगी। जेंडर क्या है, इन्वायरमेंट कैसे भी हो आप, अच्छी इन्वायरमेंट है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव। ट्रेडिशन क्या है, ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न हो, ये चीज़ कैसे कल्चर से बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें कंबाइन होकर आपकी वैल्यूज़ को फ्रेम करती हैं। देखो यानी इन शॉर्ट जो वैल्यूज है ना, ये इनको शेप ये ही फैक्टर्स करते हैं, यानी जो मैं आपको ये फैक्टर्स बताया ना, ये वैल्यूज को शेप और इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे। जैसे एक बंदे की फैमिली अपब्रिंगिंग कैसी है, यानी किस तरीके से वो पूरा अपनी लाइफ में ब्रॉट अप हुआ, अपनी फैमिली में कंजर्वेटिव है या मॉडर्न है, वैल्यू है। सोशल इन्वायरमेंट वो कैसे फेस कर रहा है, क्या उसका कल्चरल बैकग्राउंड है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छे हैं नेगेटिव, जैसे भी उसने फेस किया लाइफ में वो कैसे हैं। ये सारी चीज़ें ना रल के क्या है ना, फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं एक नई लर्निंग करने में, यानी न्यू लर्निंग की। क्योंकि जब स्टूडेंट्स यानी लर्नर्स आते हैं एजुकेटर्स पर, ये उनकी वैल्यूज उनके माइंड में होती हैं, ये सारी चीज़ें उसके न्यू लर्निंग में इम्पैक्ट डालेंगी। उसके जो समझ का लेवल है या वो नई इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करेगा, ये उसको शेप करेंगी। यानी एक लर्नर किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है या उसको नई इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने का उसका क्या तरीका है, वो वैल्यूज उस पर इम्पैक्ट डालेंगी ही डालेंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। देखो जो लर्नर है वो जब सीखने आते हैं ना, और वो अपने साथ ना यूनिकली हर बंदे के अपने प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस होते हैं, वो लेके आते हैं। जो उसने पहले सीखा, हर बंदे ने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, वो अलग होगा, सबका अलग होगा, वो अपने साथ उसको लेके जाएंगे जब वो न्यू कोई चीज़ सीखने जाएंगे। ये लर्निंग प्रोसेस पे इम्पैक्ट डालेगा। जो एक लर्नर की प्रायर नॉलेज है कितनी है, वो एक नैरो है, वाइड है, डीप है, कैसी भी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जैसी भी नॉलेज है, वो एक एज अ फाउंडेशन वो बेस बन जाएगी जिस पे न्यू लर्निंग पूरी डिपेंड करेगी। जो उसने न्यू इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, उसको जो इंटरप्रेट करना है, जो उसको समझना है, उसको प्रायर नॉलेज शेप करेगी। यानी इन शॉर्ट प्रायर नॉलेज के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है, उसका इम्पैक्ट न्यू लर्निंग पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पर्सनल प्रेफरेंसेस। देखो जो लर्नर्स है ना, उनकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, हर लर्नर की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। अब ये प्रेफरेंस किसके रिगार्डिंग होती है, ठीक है, मान लेते हैं कि उनकी प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, पर है कैसी प्रेफरेंसेस ये भी तो पता चले। उसको लर्निंग एनवायरनमेंट कैसी चाहिए, उसको फैसिलिटीज कैसी चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शनल मेथड उसको अच्छे लगते हैं, क्या बुरे करते हैं, विजुअल लर्निंग पसंद है या ऑडिटरी लर्निंग पसंद है, असेसमेंट उसे कैसे चाहिए, फॉर्मेटिव, समेटिव, पेपर हर महीने होने चाहिए, मिड ऑफ द ईयर होने चाहिए या होने ही नहीं चाहिए, या एंड ऑफ द ईयर, उसके असेसमेंट, उसके डेली टेस्ट चाहिए, असाइनमेंट्स चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए, ये सब कुछ हर बंदा उसकी इसके रिगार्डिंग प्रेफरेंस अलग होगी। जो कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो अकेला पढ़ना चाहते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली स्टडी करना चाहते हैं, वो उसको प्रेफरेंस देते हैं। बाकी कुछ ऐसे होंगे जो ग्रुप में पढ़ना पसंद करेंगे, उनको कोलैबोरेटिव सेटिंग्स चाहिए, वो अकेले पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब जो ऐसी प्रेफरेंसेस हैं, इनको रिकॉग्नाइज करना और अकोमोडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फैसिलिटेटर, एजुकेटर के लिए या टीचर के लिए। इससे क्या होगा, अगर वो इन डिफरेंसेस को अच्छे से कंसीडर करेंगे
जो लर्नर की इंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन है ना वो बड़ी इनहेंस हो जाएंगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना। नेक्स्ट हमारे पास आता है इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स। देखो लर्नर्स के इमोशनल और सोशल वेलबींग ना लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। लर्नर इमोशनली स्टेबल है या उसकी इमोशंस फ्लक्चुएट करती है, उसकी इमोशंस हैं कैसे, एकदम से एंग्री तो नहीं हो जाता, अवॉइड तो नहीं करने पड़ लगता, अब वो कैसा सोशल वेलबींग है, ये सोसाइटी में उसका कैसा ही इमेज है, ये सारी चीज़ें लर्निंग पे इम्पैक्ट डालेंगे डायरेक्टली। अगर मैं इसमें आपको कुछ फैक्टर्स, मेजर फैक्टर्स बताऊं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे का, कई बंदों में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, कईयों में होता ही नहीं है, वो डरते हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते, यानी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। सेल्फ एस्टीम, यानी अंदर से इच्छा क्या है आपके, आपने पहुंचना कहाँ पे है, आपके पास मोटिवेशन कैसी है या नहीं है, अगर है वो पावरफुल है या नहीं है, आपको सोशल सपोर्ट कैसी मिल रही है, मिल भी रही है या नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ें ना रल के जो आपकी लर्निंग के टाइम पे इंगेजमेंट है लर्नर की उसको इन्फ्लुएंस करेगी। आप परसिस्टेंस आपकी कैसी है, आप उसको परसिस्टेंटली लर्न अपने आप को इंगेज कर पा रहे हो लर्निंग में, या आपके ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स जो निकलेंगे, जो आप सीखोगे, उन पे ये चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेशल नीड्स। देखो कुछ लर्नर स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, क्योंकि हम इक्वलिटी को प्रेफर करते हैं, यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी इक्वलिटी को प्रेफर करती है, सारी इकोनॉमीज को इक्वलिटी में प्रेफर करना होती हैं, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वलिटी को प्रेफर किया जाता है। अगर कुछ लर्नर्स हैं जिनमें स्पेशल नीड्स हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस है। अब ये होती कैसे हैं, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, यानी मतलब आपको सीखने में कोई आपकी डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकते हैं, या गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इनकी जो स्पेशल नीड्स है ना, इनको स्पेसिफिकली अकोमोडेट करना और सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, सबसे ऊपर इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इससे इंश्योर होगा कि हम जो एजुकेशन है ना उसका इक्विटेबल एक्सेस है हर एक लर्नर के लिए हमारी इकोनॉमी में, यानी एजुकेशन फ्री तो चलो ठीक है, यानी एजुकेशन इक्विटेबल है हर बंदे के लिए जो हमारी इकोनॉमी में है, इर्रिस्पेक्टिव उसके पास कोई स्पेशल नीड है या नहीं है, यानी सबको एक बराबर हिस्सा मिलेगा एजुकेशन में। अब जो इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोचेस, यानी हर जो इन स्पेशल नीड्स के लिए अगर आप इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच को फॉलो करते हो और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, ताकि हम उनकी जो यूनिक लर्निंग नीड्स है ना उनको पूरा कर पाएँ, किसी में वे में उनकी कोई भी यूनिक जो लर्निंग नीड है ना वो डिप्राइव्ड नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, सो ये ना क्रूशियल बन जाता है एजुकेटर्स के लिए कि वो रिकॉग्नाइज, अब मैंने आपको 8 मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस करवा दिए। सो इससे ना एक चीज बहुत क्रूशियल है एजुकेटर्स के लिए कि वो इन जो मेजर, इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अब देखो हम सभी को स्टडी नहीं कर पा सकते, आपको बस इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, आप इसको जितना मर्जी लंबा कर लो। ठीक है, सो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, इनको रिकॉग्नाइज करना और इनको बाकायदा रिस्पेक्ट देना, जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं लर्नर्स के अमंग, एजुकेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हर जो उन्होंने इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस हैं एड से यूज़ करनी है, जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जो उनकी लर्निंग एनवायरनमेंट है वो फ्लेक्सिबल की जा सकती हैं, और पर्सनलाइज्ड लर्निंग अप्रोचेस यूज़ की जा सकती हैं जो हेल्प करेंगी एड्रेस करने को जो ये डिफरेंसेस फेस किए जा रहे हैं इंडिविजुअल्स में, और एक तरीके से एक अफेक्टिव और इंक्लूसिव, यानी जो हर बंदे को इंक्लूड करेगा, लर्निंग एक्सपीरियंस लर्नर्स के लिए डेवलप किया जा सकेगा। सो इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे ना अगर मैंने ऑलरेडी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करा दिया और इंडिविजुअल डिफरेंसेस करा दिया, यही हमारे सिलेबस में था। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जो पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको पढ़ना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं, जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल डिफरेंसेस किए हैं,
अब इनको समझना यानी क्या एडोलेसेंट की करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एडल्ट लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमने किए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेटर के लिए कि वो इनकी अच्छी समझ रखे जो वो एक टेलर्ड और अफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस बना सके सभी के लिए। टेलर्ड मतलब अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स, यानी जो यूनिक नीड्स है ना उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, अब एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको कराया। अब जो एडोलेसेंट लर्नर्स हैं वो एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, जो उनकी इंगेजमेंट, वो किस तरीके से अपने आप को लर्निंग में इंगेज कर रहे हैं, क्या उनके लर्निंग आउटकम्स निकलेंगे, उस पर इम्पैक्ट डालेंगे। जो एडल्ट लर्नर्स हैं मैंने ऑलरेडी बताया, वो अपने साथ प्रायर नॉलेज लेके आते हैं, उनके अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनके मोटिवेशंस अलग अलग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो लर्निंग प्रोसेस की तरफ बनती है वो अलग अलग है। ठीक है, जो अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं लर्नर्स के बीच में, उनके लर्निंग स्टाइल्स के, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज में, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स में, उनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस में, ये जो आपकी लर्निंग रिक्वायरमेंट है ना उसको कॉम्प्लेक्स बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इसीलिए इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से कंसीडर करते हो और जितने भी करेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने आपको बताया इनको अच्छे से अगर एजुकेटर एड्रेस करता है तो एजुकेटर टीचिंग के टाइम पे, लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे एक ऐसा इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कर सकता है जो लर्नर्स की डाइवर्स नीड्स यानी जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की नीड है उनको पूरा करेगा। और जो लर्निंग एक्सपीरियंस बनेगा ना इससे, वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बनेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये इसकी आपको मैं कंक्लूजन एक क्रक्स में बता दिया मैंने। अब एक टॉपिक है वो क्या है, सीक्वेंस। अगर जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, देखो जो अगला टॉपिक है ना, चाहे आप इसके अंडर स्टडी कर लो और ये आपको कम्युनिकेशन के जो हमारे यूनिट आई में उसमें भी आप स्टडी कर सकते हो, दोनों में कंबाइंड टॉपिक है। उन्होंने पेपर में पूछा था जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहे हैं कम्युनिकेशन में, आप उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। उन्होंने आपको जंबल करके शफल करके दे दिया, ऑप्शंस प्रोवाइड करती, सीक्वेंस में बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं। देखो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कम्युनिकेशन में आते हैं उनको 4 मेन एरियाज में कैटेगराइज किया जाता है। नीड्स होगी, वैल्यूज, बिलीव्स एंड ओपिनियंस, इनको स्टडी करते हैं। नीड्स क्या है? देखो सबसे पहले जो नीड्स है ना, ये इंडिविजुअल डिजायर्स और रिक्वायरमेंट्स हैं। जो मतलब ये जो नीड्स है, नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, ये हर बंदे की पर्सनल इंडिविजुअल डिजायर और उसकी ज़रूरत है जो कम्युनिकेशन की प्रेफरेंस और चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करे। यानी आपकी ज़रूरत आपकी कम्युनिकेशन की जो प्रेफरेंस है उस पर इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, सेकेंड आते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर में नीड्स आ गई, फिर आएंगे वैल्यूज। अब ये एक सीक्वेंस में है। वैल्यूज क्या है? ये आपके पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं, यानी हर इंडिविजुअल के पास अपनी सेट ऑफ वैल्यूज होता है। मैंने अभी आपको वैल्यूज को बहुत डिटेल में करवाया, जो पीछे से वो लेके आता है, फैमिली हो गया, कल्चरल बैकग्राउंड हो गया, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड हो गया, फ्रेंड हो गया, सोसाइटी का, जो वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब यानी ये ऐसे पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिविजुअल के एटीट्यूड और बिहेवियर को गाइड करेंगे। यानी इंडिविजुअल का एटीट्यूड और उसका बिहेवियर डिफाइंड होगा उसकी वैल्यू के थ्रू, यानी वैल्यूज उस पर इम्पैक्ट डालेंगे। थर्ड हमारे पास आता है बिलीव्स क्या होते हैं। देखो बिलीव्स पर्सनल कन्विक्शंस हैं, यानी पर्सनली क्या सोचता है इंडिविजुअल, क्या उसके माइंड में एक चीज सेट है, क्या उसकी बिलीफ है, ये उसके थॉट्स को, उसके सोचने के तरीके को, क्या वो बोलेगा, उस पर इम्पैक्ट डालेंगे। क्या उसका कम्युनिकेशन स्टाइल होगा। यानी अगर आपकी बिलीफ एक किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपने बिलीफ बनाई हुई है, जब आप उस चीज़ के साथ इंटरेक्ट करोगे या रिएक्ट करोगे, वो बिलीफ उस पर इम्पैक्ट डालेगी आपके कम्युनिकेशन स्टाइल पे। लास्ट में आता है ओपिनियंस। ओपिनियंस क्या होते हैं? ये हर बंदे के अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, उसको देख एक पर्टिकुलर टॉपिक और इशू, उसको देखने का क्या उसका नज़रिया, क्या उसका पर्सपेक्टिव है, वो उसकी ओपिनियन है।
अगर आप एक चीज़ उठा के मतलब कोई एक सिचुएशन एक किसी के सामने प्रेजेंट कर दो, आपके आगे 20 लर्नर्स बैठे हैं, अगर आप कहो कि आप इससे अपनी अपनी ओपिनियन दो, वो हर बंदा उस एक सिचुएशन को अलग अलग नज़रिए से देखेगा। जिस नज़रिए से वो देखेगा उस चीज़ को, जब वो उसे रिप्रेजेंट करेगा, वो उसकी ओपिनियन होगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कम्युनिकेशन में आता है। सबसे पहले नीड्स, फिर वैल्यूज, फिर बिलीव्स और फिर ओपिनियंस। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है रिएक्टिविटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो रिएक्टिविटी क्या है, ये है अफेक्ट दैट द अवेयरनेस ऑफ बीइंग मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड हैज ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। सिंपल वे में बताता हूं, अगर कोई इंडिविजुअल अवेयर है, उसको अच्छे से पता है कि उसे मेजर किया जा रहा है या उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, जब ये चीज उसे पता चल जाती है, अब जो ये चीज है इसका क्या अफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल के बिहेवियर पे, इसे रिएक्टिविटी कहते हैं। सिंपल वे में देखो, मान लो हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आपको पता चल गया कि जॉब पे आपको मेजर और ऑब्जर्व किया जा रहा है बड़ी डिटेल में, तब आप क्या करोगे? जो आपका उस सिचुएशन में जो इंडिविजुअल बिहेवियर पे यानी जो आपके बिहेवियर होगा, जो उस पर अफेक्ट पड़ेगा इस चीज का कि आपको पता चल गया कि आपको मेजर ऑब्जर्व किया जाता है, उसे रिएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, यानी जब इंडिविजुअल्स को पता होता है कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो मेजर हो रहे हैं, वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, वो अच्छे से बिहेव करेंगे। यानी सिंपल वे में देखो, अगर आप पे कोई निगरानी नहीं रखता तो आप फ्रैंक रहोगे, जब आपके कोई निगरानी रख रहा है तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे बिहेव करोगे, यानी आप जैसे कि आप बहुत अच्छे सिटीजन हो, आप पे बहुत ज़्यादा एटिट्यूड्स है। ये चीज़ रिएक्टिविटी है, यानी जो बिहेवियर है वो ऑल्टर होगा अगर कोई रिसर्चर या मेजरमेंट टूल वहाँ पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई बंदा ऑब्जर्व, कोई रिसर्चर या कोई आपको ऑब्जर्व या मेजर नहीं कर रहा, तो आपका जो बिहेवियर वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये था रिएक्टिविटी। अगर मुझे एक बताओ, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमने इतने अच्छे से स्टडी किया, क्यों इसको पढ़ना जरूरी था? पेपर में ये चीज पूछी गई थी, उसको देखते हैं क्यों जरूरी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना। देखो सबसे, अब ये वो कारण है जो पेपर में आते हैं, ठीक है, यानी जो आए हैं, आते नहीं कैसे आए हैं, आएंगे भी आगे। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टीचर को हेल्प करेंगे कि वो जो कोर्स मटेरियल उसने डिजाइन करना है वो बहुत इफेक्टिवली कर पाए, वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना है या बनाना है, जो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग है वो बहुत अच्छी हो पाए। टीचर अपनी जो टीचिंग की स्ट्रेटेजी उसने यूज करनी है, जो उसकी डिजाइनिंग है वो अच्छी हो पाए। इन शॉर्ट, कोर्स मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल होगा वो हेल्प करेगा टीचिंग को अच्छे से करने, उसकी डिजाइनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने पे डिपेंड करती है। टीचिंग प्रोग्राम कैसा लेके आना है, टीचिंग की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं कि स्टूडेंट्स सीखते किस तरीके से है, किस तरीके से वो न्यू स्किल्स को एक्वायर करते हैं, उनका तरीका क्या, उनकी वे क्या, इसे समझने में हेल्प मिलती है। देखो हर स्टूडेंट डिफरेंट है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। हर स्टूडेंट को जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज की रिक्वायरमेंट है ना वो भी डिफरेंट है। किसी को कौन सी स्ट्रेटेजी पसंद आती है, किसी को कौन सी स्ट्रेटेजी पसंद आती है। अगर आपने स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली इंगेज करना है लर्निंग प्रोसेस में कि वो अच्छे से सीखें, उनकी जो इंगेजमेंट है वो एक्टिव रहे, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी कुछ करवा दिया, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट अराइज हो रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। PDF फाइल डेली आपको मिलती है, डेली बेसिस पे अल्टरनेट डेज पे मैं दोनों क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट के, पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स की भी। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल दोनों। एक ना मैंने आज कल टेलीग्राम पे भी पूछा था, आप ना यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पे मेरे एक लेक्चर ज़रूर देखो, बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ मैं। PDFs आपको बोल के नहीं समझाएंगी, आप याद करोगे वो आप
आप उस मैटर को अपनी प्रायर नॉलेज के साथ रिलेट करोगे, जबकि मैं आपको और एडिशनल डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूं। सो डू वॉच वीडियोस, उसके बाद पीडीएफ से गो थ्रू होना, ठीक है। आगे ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आइडेंटिटी डिफ्यूजन और फ्लोर क्लोजर का। देखो अगर ना आप एक बार अच्छे से एनालिसिस करोगे ना, जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं ना, आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा मोटिव ये है कि जस्ट आपका ना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। मेरा मोटिव जस्ट स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। सो इसको टॉपिक को करते हैं आइडेंटिटी डिफ्यूजन और फ्लोर क्लोजर। देखो आइडेंटिटी डिफ्यूजन क्या है। देखो जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अपनी पर्टिकुलर जो आइडेंटिटी ऑप्शंस हैं या उनके पास जो कमिटमेंट्स हैं उनकी माइट भी उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया ही नहीं होगा, ये आइडेंटिटी डिफ्यूजन होता है। यानी जो आपके लर्नर्स हैं, जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, वो उनकी जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करते नहीं हैं, वो कोई किसी भी टाइप की कमिटमेंट ही नहीं करते, तब वो आइडेंटिटी डिफ्यूजन है। यानी जो ये ऐसे बंदे होंगे जिनको कमिटमेंट्स इन्होंने की नहीं है या जिन्होंने अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी एक्सप्लोर ही नहीं की, वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो हमेशा गुम हुए रहते हैं, यानी लॉस्ट रहते हैं। उनको सेल्फ के बारे में सेंस ही नहीं है, यानी सेंस ऑफ सेल्फ उनकी बिल्कुल ही अनसर्टेन है, पता ही नहीं है उनको। उनके पास कोई क्लियर डायरेक्शन या लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, यानी वो विदाउट पर्पस है, कुछ पता ही नहीं है, वो मतलब गवाचे हुए यानी गुम हुए रहते हैं, ठीक है। आगे आता है आइडेंटिटी फोर क्लोजर। अब ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के विदाउट एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस। यानी डायरेक्ट अब इन्होंने डायरेक्ट कमिटमेंट कर दी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को रिलेटेड, बट उन्होंने दूसरी ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया ही नहीं। ये आइडेंटिटी फोर क्लोजर है। यानी ये एक आइडेंटिटी या सेट ऑफ बिलीफ्स अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब जो पता एक बार अडॉप्ट कर लिया सो कर लिया, बस उस पर स्टिक करना है। वो दूसरे अल्टरनेटिव्स को क्रिटिकली एग्जामिन करते ही नहीं है। ये दूसरी जो उनके पास पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है उनको तो देखते ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करते। ये होता है आइडेंटिटी फोर क्लोजर, ठीक है। एक स्टेटमेंट देखो इन दोनों को रिलेटेड पेपर में, देखो ये सारे टॉपिक्स पेपर में बहुत बार आए हैं और मैं बारी बारी नहीं आपको मैं बताऊंगा, ये आए हैं। बट अगर आप मेरा सेशंस वॉच कर रहे हो ना, इसमें आप हमें डैम श्योर वो क्वेश्चंस टॉपिक्स करोगे जो पेपर में आए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, इंडिविजुअल्स विद आइडेंटिटी फोर क्लोजर हैव मेड कमिटमेंट्स टू अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी विदाउट एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस। बिल्कुल परफेक्ट कहा, यही मैंने आपको समझाया। देखो इंडिविजुअल्स जो आइडेंटिटी फोर क्लोजर वाले हैं उन्होंने कमिटमेंट्स कर दी हैं एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को लेकर, बट उन्होंने कोई अदर ऑप्शन को एक्सप्लोर कभी किया ही नहीं, कभी कंसीडर किया ही नहीं। सो अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं तो जो एक आइडेंटिटी डिफ्यूजन और फोर क्लोजर है, ये दो आइडेंटिटी स्टेटस है, यानी ये दो अलग अलग आइडेंटिटी स्टेटस है जो आ सकते हैं, यानी जो अक्कर हो सकते हैं एडोलेसेंस और यंग एडल्टहुड के टाइम पे। यानी जो ये आइडेंटिटी स्टेटस है या तो ये एडोलेसेंस के टाइम पे या एडल्टहुड, जब आप स्टार्टिंग में हो यानी यंग एडल्टहुड, उस टाइम पे ये अक्कर हो सकते हैं। जो इंडिविजुअल्स जिनमें आइडेंटिटी डिफ्यूजन है, यानी वो कंफ्यूज्ड है, वो लॉस्ट है, उनको पता ही नहीं है, उनको सेल्फ की सेंस ही नहीं है, वो अनसर्टेन है उसके रिगार्डिंग। जो इंडिविजुअल्स जिनके पास आइडेंटिटी फोर क्लोजर है उनके पास एक क्लियर सेंस होती है अपने आप की, सेल्फ की, उनको पता है अच्छे से वो क्या है, बट एट द सेम टाइम वो अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करते, एक चीज को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है एक थ्योरी आती है, कुछ थ्योरीज हैं उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आज का सेशन वाइंड अप कर देंगे। सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। क्या है थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? देखो जो ये थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है ना, इसे लॉरेंस कोलबर्ग ने प्रपोज किया था। राइटर का नाम याद रखना, लॉरेंस कोलबर्ग इसका डेवलपर और प्रपोजर है, उसने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को प्रपोज किया था।
ये थ्योरी ये डिस्क्राइब करती है कि जो इंडिविजुअल है ना डिफरेंट स्टेजेस से गो थ्रू होता है अपनी मॉरल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। यानी ये जो थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, जब एक इंडिविजुअल अपनी मॉरल रीजनिंग से लेके डिसीजन मेकिंग के जो टाइम पे जाता है, जो स्टेजेस के में से वो गो थ्रू होता है, उसको ये थ्योरी डिस्क्राइब करती है। अब ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जो मॉरल डेवलपमेंट है ना एक बंदे की, जो बंदा एक मॉरली डेवलप हो रहा है वो प्रोग्रेस करेगा 3 लेवल्स के थ्रू, यानी 3 लेवल आएंगे। बस इनके ना आप नाम जान लो, बहुत है इतना। पहला आता है प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद आएगा कन्वेंशनल लेवल, थर्ड में आएगा पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। यानी जब एक इंडिविजुअल की मॉरल डेवलपमेंट होगी तो वो इन 3 लेवल्स के थ्रू होगी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। समझ गए, यानी पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस। पहले हमने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की, अब हम करेंगे थ्योरी ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस। अब रेमंड कैटल ने इंट्रोड्यूस किया था फ्लूइड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा और यूनिक कॉन्सेप्ट है, रेमंड कैटल ने इसे डेवलप किया था। ये कॉन्सेप्ट का क्या कहना है कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। यानी आप जब आपके पास कैसी एबिलिटी है, क्या आपकी एबिलिटी है कि आप एब्स्ट्रैक्टली सोच सको, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरीके से करोगे, या आप न्यू सिचुएशंस को अडेप्ट किस वे में करोगे। इस चीजों को यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट ये चीजें बताता है। यानी आपके सोचने का, आप कितनी एब्स्ट्रैक्टली सोचने को, वो क्या एबिलिटी है आपके पास, प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या न्यू सिचुएशंस में किस तरीके से अडेप्ट कर सकते हो। यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड टेंड टू डिक्लाइन विद एज। सिंपल बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उसने कहा है। यानी ये रेमंड कैटल का क्या कहना था, जो थ्योरी ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना, ये जो आपके पास ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज है ना उस पर डिपेंड नहीं करती। यानी ये इंडिपेंडेंट है जो आपकी एक्वायर्ड नॉलेज है। यानी आप इन चीजों की जो ये आपकी एबिलिटीज है ना, ये आपकी एज पे डिपेंड करती हैं। ये जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना उसके साथ ये एबिलिटीज डिक्लाइन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। देखो जॉन हॉर्न एक बंदा है, जॉन हॉर्न, वो जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि उसने थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस पे काम किया था। जो ये थ्योरी है ये रिप्रेजेंट करती है एक्वायर्ड नॉलेज को, स्किल्स को और एबिलिटीज को जो इन्फ्लुएंस होती हैं एजुकेशन और कल्चरल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। यानी इंडिविजुअल की जो एक्वायर्ड नॉलेज है, क्या उसके पास ऑलरेडी स्किल्स है, क्या उसकी एबिलिटीज है। अब ये 3 चीजों पे एजुकेशन, क्या वो अब वो एजुकेशन ले रहा है, क्या उसका कल्चरल एक्सपीरियंस है, ये 2 चीजें इन 3 चीजों पे इंपैक्ट डालेंगी। ये थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का कहना था। यानी क्रिस्टल क्या होता है, देखो जैसे जैसे अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, क्रिस्टल होता है, अगर आप क्रिस्टल को पॉलिश करते जाओ करते जाओ करते जाओ वो ब्राइट होता जाता है। यही क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थी। अगर आपके पास प्रायर नॉलेज है, आप उसको पॉलिश करते जाओ न्यू नॉलेज के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। यानी जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो एज के साथ इंक्रीज होगी क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा एज के साथ, आपकी नॉलेज बढ़ेगी एज के साथ। ठीक है, यानी ये 2 थ्योरीज ऑपोजिट चलती हैं। आगे हमारे पास आती है आज के सेशन की, आज की क्लास की लास्ट थ्योरी, एरिक एरिक्सन। देखो इसका भी आप सिर्फ इतना सिंपल नाम और जानो क्या है। देखो जो एरिक एरिक्सन है ना, इसने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। यानी इसका जो नाम एसोसिएटेड है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ, इसका मॉरल और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। बस इतना जानो, एरिक एरिक्सन एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का बंदा है। ये पेपर में पूछी गई थी। उन्होंने ना आपको, जो मैंने आपको सारे राइटर्स करवाए हैं, यानी राइटर्स कह लो या जो थ्योरिस्ट मैंने करवाए हैं, उन्होंने आपको एक क्वेश्चन डाल दिया, सभी दे दी, और उन्होंने बताया था एरिक एरिक्सन का क्या लेना देना है। यानी 2 वे में एक क्वेश्चन आया था।
पहले उन्होंने कहा था आप बताओ एरिक एरिक्सन किसके साथ रिलेटेड, वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है, उसका मॉरल और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। सेकंड वे में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ कौन सा बंदा रिलेटेड है, नीचे नाम दे दिए। सो राइट आंसर विल बी एरिक एरिक्सन। सो यहाँ पे हम आज का सेशन करते हैं क्लोज, और आज के सेशन में आपको मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस करवा दिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए, ठीक है। और अगर हम सिलेबस चेक करें तो हमारी यूनिट 1 की ऑलमोस्ट हम एक बार देख ही लेते हैं, सिलेबस साथ के साथ डिस्कस भी हो जाएगा। सो कहाँ गया सिलेबस हमारा, एक मिनट वेट करो, ये रहा। इसमें हमारी लाइन 1 कंप्लीट है, लाइन 2 पूरी कंप्लीट हो गया। कल हम ट्राई करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग की, इसमें टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, लर्निंग, इनमें से हम 3 to 4 कवर कर लें। कल नहीं परसों, क्योंकि अल्टरनेटिव डेज पे क्लास लग रही है, कल पेपर 2 की कॉमर्स में होगी। सो यहाँ आज का सेशन बंद करने से पहले अगेन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल। आज के सेशन की PDF इंग्लिश और हिंदी में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सेशन को अच्छे से वॉच करो, अच्छे से अपनी तैयारी करो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में UGC निकल जाएगा विद JRF। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर जो रिवीजन आप कर रहे हो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं विद पेपर 2 कॉमर्स की क्लास के साथ विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स विद अ न्यू सेशन। सो गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड, मिलते हैं फिर कल, बाय।